बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN और प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ऑब्वियसली सबसे पहले बात करेंगे कल होने वाले पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के लास्ट ODI मैच के हवाले से। पाकिस्तान ने ज़बरदस्त किस्म से कल परफॉर्म किया, बैटिंग में भी पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया और बॉलिंग में भी जिम्बाब्वे को आउट क्लास किया और कल एक शानदार फतह जिम्बाब्वे के ऊपर पाकिस्तान को हासिल हुई और इस तरह से पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। इससे पिछले मैच में भी हमने ये देखा कि जो कारकर्दगी रही टीम की वो बेहतरीन थी, लेकिन कल के मैच में टीम ने खुद को साबित किया कि जिस तरह से टारगेट सेट किया गया और जिस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया गया, 99 रन से शिकस्त दी गई जिम्बाब्वे को, ये यकीनन एक बड़ी फतह है। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज की बड़ी खबर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। आज चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ICC का इजलास था नाज़रीन, और ये इजलास सिर्फ 15 से 20 मिनट तक जारी रहा और इस इजलास में कोई भी चीज़ फाइनलाइज नहीं हो सकी। लेकिन एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की जानिब से इस इजलास में यह बता दिया गया है कि हम जनाब अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे और अगर भारत ने पाकिस्तान में मैचेस ना खेले तो फिर पाकिस्तान भी भारत के साथ मैचेस नहीं खेलेगा और पाकिस्तान भी भारत को बायकॉट करेगा। ये वो चीज़ है कि जो अहम पॉइंट है और ICC को एक मरतबा फिर से ये बता दिया गया है। काफ़ी दबाव रहा, काफ़ी प्रेशर्स भी थे और पाकिस्तान को ये कहा गया कि हम आपको कंपनसेट करेंगे, पैसे की लालच भी दी गई, लेकिन हैट्स ऑफ टू PCB की जानिब से अब तक अपने मौक़िफ़ पर PCB कायम है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि आगे होने क्या वाला है, क्योंकि आज की इस मीटिंग में कुछ भी हासिल नहीं हो सका और ये इजलास मुलतवी किया गया। क्या इसके ऊपर वोटिंग पर जाएंगे या इसके ऊपर मज़ीद बहस करना अभी बाकी है और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनली शेड्यूल अनाउंस होगा। सबसे पहले अहमद सईद हमारे साथ मौजूद होंगे। अहमद, कल के मैच के हवाले से कल हमने गुफ्तगू तो की, अच्छी सिचुएशन थी, अच्छी क्रिकेट थी पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के दरमियान कल का जो मैच है, जब गुफ्तगू कर रहे थे तो जारी था, लेकिन अब मैच ख़त्म हो चुका, रिजल्ट्स आ चुके। क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान ने एक अच्छे नोट के ऊपर सीरीज़ को रैप अप किया है और पाकिस्तान की टीम ने एक सरप्राइज़ स्टार्ट हुआ सीरीज़ का। पाकिस्तान की टीम डकवर्थ लुइस मेथड के तहत पहला मैच जो है वो 80 रन से हार गई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से टीम ने कम बैक किया और 2 डोमिनेंट विक्ट्रीज अपने नाम की, इसकी तारीफ़ होनी चाहिए। पाकिस्तानी टीम को जो है इसमें मुबारकबाद देनी चाहिए, ख़ास तौर पर जिन 2 नौजवान खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, कामरान गुलाम जिनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला और फिर साइम अयूब जिनको मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला। तो बहुत इनकरेजिंग साइंस पाकिस्तान को इस सीरीज़ से हासिल हुए हैं, लेकिन यकीनन जिम्बाब्वे की टीम एक ऐसी टीम तो बिल्कुल भी नहीं है कि जिसके खिलाफ परफॉर्म करके आप ये समझना शुरू कर दें कि आपके प्लेयर जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के काबिल हो गए हैं। अभी बहुत दूर जाना है, अभी बहुत ग्राइंड है, बहुत आगे जाना है, लंबी तर्ज की क्रिकेट लड़कों को खिलानी है, इनिंग्स बिल्ड करना आना चाहिए। लेकिन इस सीरीज़ का अगर हम ओवरऑल एक एनालिसिस करें तो यकीनन पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान ने जिन प्लेयर्स के ऊपर एतमाद किया, अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट देकर, उन प्लेयर्स ने आपको यहाँ पर आकर जो है वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करके दिया। अबरार अहमद का डेब्यू हुआ, उन्होंने 2 मैच खेले, दोनों में बहुत शानदार रहे। तैयब ताहिर का डेब्यू का जो है वो उन्होंने भी 2 मैचेस में उनको मौका दिया गया। कल के मैच में उन्हें 16 गेंदों पर 29 रन की अच्छी इनिंग्स खेली और उस मैच को एक हाई नोट पर फिनिश किया। पाकिस्तान ने कल आखिरी 5 ओवर में 69 रन बनाए, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान का मजमूआ 300 रन क्रॉस करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ। तो तैयब ताहिर हैं, अबरार अहमद हैं, कामरान गुलाम हैं, साइम अयूब हैं, अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में वापस आए हैं, दोबारा से अपनी उस फ्लो में नजर आना शुरू हुए हैं। इसी तरह जितने भी यंगस्टर्स पाकिस्तान लेकर गया, फैसल अकरम ने बहुत शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, उनका भी तज़किरा करना ज़रूरी है यकीनन। और फैसल अकरम ने रन पढ़ने के बावजूद भी, देखें जो लेग स्पिनर होता है, लेग स्पिनर को रन कंसीड होने की रेशो ऑफ स्पिनर से ज़्यादा होती है, लेकिन एक जो बहादुर ऑफ स्पिनर होता है, जो टेक ऑन करना चाहता है, जो लेग स्पिनर होता है, वो बॉल को फ्लाइट देना जारी रखता है और यही किया है फैसल अकरम ने। इस दौरान उनको रन ज़रूर बने, लेकिन वो विकेट लेने में कामयाब हुए क्रूशल मौके के ऊपर आके। और जिस डेब्यू मैच में पाकिस्तान ने उनको डेब्यू कैप दी, उसमें भी उन्हें 3 खिलाड़ी आउट किए थे। तो ये बहुत अच्छे साइंस हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और यहाँ से जो एक यंग लॉट निकलेगी वो इंशाल्लाह फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए बहुत कारगर साबित होगी। बिल्कुल ठीक। अहमद, ये कहिएगा कि आगे जो मैचेस हैं T20 की, अगर बात करें T20 के मैचेस के हवाले से, आप देख रहे हैं कि टीम प्रिपेयर है इस सीरीज़ के हवाले से, T20 की सीरीज़ के हवाले से, और उसके बाद अगला पड़ाव साउथ अफ्रीका का है, उसमें टीम चेंज हो जाएगी मुकम्मल तौर पर। जिन लड़कों को रेस्ट पर बिठाया है
वो दोबारा से एंटर हो जाएंगे, तो फिर उस सूरत हाल में आप सिचुएशन क्या देखते हैं? देखें, यकीनन सबसे पहले तो इस सीरीज़ का एक फ़ायदा हमें ये भी हुआ है कि हमारा प्लेयर्स का पूल जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर यूँ कह लीजिए कि स्ट्रेच पैदा हुआ है। कप्तान के लिए ऑप्शन मज़ीद बढ़ गई हैं। ये जो जिम्बाब्वे का टूर है, इसमें एक तो मोहम्मद रिजवान जो है वो टीम के साथ नहीं होंगे, सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे, जहांदाद खान, अब्बास आफरीदी ये लोग टीम में आ जाएंगे। और पाकिस्तानी टीम का जो पाकिस्तान टीम की जो क्रीम PSL से पाकिस्तान ने T20 क्रिकेट के लिए बनाई है वो आपको परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि जहाँ पर अपसेट होने की रेशो ज़्यादा होती है जो बाकी दो फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट हैं उनके निस्बत। आपको याद होगा कि यहाँ पे इंडिया की टीम भी जिम्बाब्वे गई थी 5 मैचेस की T20 सीरीज़ खेलने, तो उसमें भी इंडिया की टीम एक मैच हार गई थी। इंडिया की टीम भी 4-1 से वो सीरीज़ जीतने में कामयाब हुई थी। पाकिस्तान की टीम जो है वो इतवार को पहला मैच खेलेगी बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में, वहाँ पर पाकिस्तान को तीनों मैच खेलने हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो बुरी तरह पिट कर आई T20 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो यहाँ पर आकर जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, कम बैक करेगी और इसको एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करेगी साउथ अफ्रीका जाने के लिए। दूसरा जो आपने तज़किरा किया सीनियर प्लेयर्स के वापस आने का, यकीनन साउथ अफ्रीका की सीरीज़ ये पहले से ही अनाउंस था कि साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में पाकिस्तान जो है वो अपने फुल फ्लैश स्क्वाड के साथ जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका यकीनन मुश्किल कंडीशन होती हैं। साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है कि जहां पर चैलेंजिंग कंडीशंस होती हैं, तो वहां पर बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और सुनने में ये आ रहा है कि फ़खर जमान भी अगर फिट होते हैं तो फ़खर जमान भी हमें टीम का हिस्सा बनते हुए नज़र आएंगे। और साउथ अफ्रीका में फ़खर जमान का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। और साउथ अफ्रीका का सीरीज़ की खास बात यह है कि पाकिस्तान ने वहाँ तीनों फॉर्मेट्स खेलने हैं। पाकिस्तान ने ODI भी खेलने हैं, T20 भी खेलने हैं और टेस्ट भी खेलने हैं। तो जिम्बाब्वे की सीरीज़ एक अच्छा प्लेटफॉर्म यकीनन साबित हो सकता है, लेकिन हम इससे ये नहीं जज कर सकते कि जिन प्लेयर्स को हमने चांस दिया है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार हुए हैं कि नहीं। वो आपको चैलेंजिंग कंडीशन में यकीनन कामरान गुलाम ने अपना जो केस है वो उसको अच्छे अंदाज में प्रेजेंट किया। उनको जब टेस्ट में मौका मिला उन्हें वहाँ पर भी आकर सेंचुरी की, अब उनको ODI में मौका मिला तो उन्हें वहाँ पर भी आकर सेंचुरी की। उन्होंने अपना केस बहुत अच्छे अंदाज में प्रेजेंट किया है और पाकिस्तान इससे होगा असल में ये कि कंपटीशन पैदा होगा प्लेयर्स के अंदर। जो पहले हमने कल बात की थी कि प्लेयर्स का पूल चूंकि कम हो गया था, तो इसमें वो जो कंपटीशन वाला फैक्टर था वो कम हो गया था। एक प्लेयर ड्रॉप होता था, वही 2-3-4 मैचेस के बाद दोबारा वापस आता था, क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो तैयार नहीं होती थी। तो अब इस दफ़ा ये हो रहा है कि ये जो प्लेयर्स का पूल थोड़ा सा बड़ा है, कप्तान को ऑप्शन नजर आई हैं, तो इससे प्लेयर भी जाहिर है इस प्रेशर को फील करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, अपने फिटनेस को लेकर, और ये जो एक कंसिस्टेंसी होती है और अहमद एक हेल्दी कंपटीशन भी होगा कि अच्छा परफॉर्म करना है। जो देखें, अब फ़खर जमान के आने से डेफिनेटली अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब को मजीद बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा और उनको फाइट करने पड़ेगी अपनी पोजीशन के लिए टीम में। बिल्कुल ठीक है अहमद, साथ ही आप मौजूद हैं, लेकिन राजा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। राजा असद अली खान साहब को हम वेलकम करेंगे शो में। कमेंटेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। राजा साहब, सबसे पहले कल के मैच के हवाले से, जिस तरह से पाकिस्तान ने कल का मैच जीता, अपने नाम किया, आप मुतमईन हैं पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से ओवरऑल पूरी सीरीज में 3 मैचेस की? देखिए जैन, शुक्रिया। ये हमें तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि ऐसे कचौके हमें लगे हैं क्रिकेट में और लग रहे हैं। कभी ICC है और कभी ये BCCI है, और ये माल और पैसे की बातें सुन सुन के कान पक गए हैं। वहां पर हमारे कंपैरेटिवली यंग टीम है, उसने अच्छा परफॉर्म किया, इनको करना चाहिए था। बीच में ये सीनियर प्लेयर्स का भी अमलगम है, कुछ चेंजेस बड़ी अच्छी हुई हैं, और हमें तो दुआ देनी चाहिए आकिब जावेद को, जिन्होंने 2 खुशियां हमें दे दी और एक चेंज आई, और 2 टेस्ट मैच उन्होंने बड़ी टीम के खिलाफ हमें जितवा दिए पाकिस्तान ने। तो अब देखिए थोड़ा सा काफिला चला है जीत के हवाले से, टीम के हवाले से। और ये जिससे आपने जिक्र किया ODI का, नेचुरली वो पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। हमें ज्यादा कंफर्ट लो नहीं करनी चाहिए, अब इसको रिकॉर्ड समझ के भूल जाना चाहिए। और जो तीनों आने वाले मैच हैं ऊपर तले जो हैं बड़वायों में ही हैं, इनमें पाकिस्तान को जटलफा कार्रवाई के एक बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए। और जैसे अभी प्रोफेसर अहमद सईद साहब जिक्र कर रहे थे, इसमें मौका दे देना चाहिए उन नौजवान खिलाड़ियों को जिनका हम जिक्र करते रहते हैं, और उनको ये बड़ा हाई टाइम होगा कि वो खेलें और परफॉर्म करें। जाहिर है कि कप्तानी भी अब सलमान अली आगा के हाथ में, वो पढ़े लिखे सोबर हैं, इज क्वाइट डिस्पोजिशन, एंड आई होप के विद द टाइम टू कम वो अपने आप को प्रूव करेंगे टू बी अ गुड कैप्टन इन वेटिंग। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल में अभी तक तो ठीक है। मास वाइज के ऑस्ट्रेलिया में भी हमें एक कम अज कम T20 जीतना चाहिए था, जो हमने प्लेट में रख के ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। तो यहाँ पर भी हमारा इस्तेमाल एक शिकस्त से हुआ, तो ऐसे होना नहीं चाहिए था। ये हमारी बड़ी टीम है, हमारे बड़ा नाम है, अभी तक बड़ा नाम चल रहा है, तो मेरे ख्याल इस पर लिव अप करना चाहिए और नए लड़कों के साथ साथ पुरानों को भी मौका देना चाहिए। मेरे ख्याल में तो अब तक हमारी जो 11 की टीम है उसी को रिप्रेजेंट करना चाहिए था।
अब ट्यून अप हो जाते खेलते कि हमने कौन सी इतनी हैक्टिक क्रिकेट खेल ली है, सही। किसी को रेस्ट करा रहे हैं और आप किसी को रेस्ट नहीं करा रहे। तो मेरे ख्याल में ऐसी बातें हैं जो कि सोचने वाली हैं। बड़ा अच्छा अभी तक टूर जा रहा है जहां तक जिम्बाब्वे का ताल्लुक है। ठीक है। अच्छा राजा साहब, साउथ अफ्रीका का इसके बाद टूर होगा। अभी तो 3 मैचेस T20 के हैं जिम्बाब्वे के साथ, लेकिन साउथ अफ्रीका के हवाले से हमारा फुल स्क्वाड खेलेगा उसमें। तो इस सारी सूरत हाल में आप क्या देखते हैं कि जिन यंग प्लेयर्स ने यहाँ पर परफॉर्म किया है जिम्बाब्वे में, क्या आप समझते हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चांस मिलना चाहिए? तो अगर मिलना चाहिए तो फिर खिलाड़ी तो 11 ही खेलेंगे, तो फिर उस सारी सूरत हाल में क्या सिलेक्शन होगी? इसमें राय साहब एक क्वेश्चन और भी ऐड कर लीजिएगा कि ये जो गैरी क्रिस्टन थे, जो पाकिस्तान के साबिक कोच थे, जिन्होंने रिजाइन दिया था ऑस्ट्रेलिया से पहले, उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से आपने अभी अपनी गुफ्तगू पिछले सवाल का जवाब जो है जहाँ पे आपने ख़त्म किया, गैरी क्रिस्टन का ये ख्याल था कि बाबर आजम को जो है वो जिम्बाब्वे की सीरीज़ खेलनी चाहिए ताकि वो अफ्रीकन कंडीशन से हम आहंग हो जाएं और साउथ अफ्रीका में उनको आसानी हो। तो इस पर भी ज़रा तबसरा कीजिएगा कि क्या उनकी ये स्ट्रैटेजी ठीक थी और आपके ख्याल में इस तरह ही होना चाहिए था, और अब दोबारा साउथ अफ्रीका में जब जाएंगे तो ये चैलेंजिंग कंडीशंस होती हैं, पेस एंड बाउंस हाई विकेटें वहाँ पर होती हैं, तो किस तरह से वहाँ पर वो सर्वाइव कर पाएंगे? वहाँ हमने टेस्ट भी खेलने हैं और वाइट बॉल क्रिकेट भी खेलनी है। एग्जैक्टली। अहमद सईद, मैंने जैन को याद होगा इनके एक सवाल के जवाब में गुज़िश्ता जब मेरा आपका एक प्रोग्राम हुआ था इकट्ठा, तो मैंने ये बात की थी कि इनको अपनी बाबर आजम समेत सबको खिलाना चाहिए, एक्लेमेटाइज करना चाहिए। ये 7 मुल्क है, मैंने चप्पा चप्पा इनका छान मारा हुआ है। मुझे पता है कि कंडीशंस एक जैसी। गैरी क्रिस्टन जो बात की है बिल्कुल ठीक ही है, इनको मौका देना चाहिए। तो अब यहाँ विले बैठे हुए हैं, पता नहीं दिमाग में क्या क्या उनकी बातें ख्याल घूम रहे होंगे, तो बेहतर है कि इनको इन्वॉल्व करते। और एक वो अच्छा माहौल था इसमें जाके, ये बड़ी इतनी को प्रेशर वाली क्रिकेट भी नहीं है, अपने आप को सीधे बंदे के साथ ट्राई में कट्टे पुल्ले मारते। और जो 2 बॉलर इस वक्त हमारे सरकंदा नहीं खेल रहे, वो भी 7 टीम के होते। ऐसी टीम का साथ रख लेते, आप ना खिलाते। जैसे सरफराज एक अर्सा तक टीम के साथ वैसे पानी पिलाते रहे हैं, साथ रहते। ये भी एक माहौल के साथ आप पास ना होते हैं, वो माहौल को बेहतर भी करते हैं बड़े प्लेयर्स जो होते हैं। तो बिल्कुल बाबर आजम को खिलाना चाहिए था। बाबर आजम से हम एक डबल सेंचुरी स्कोर देख लेते और ओडीआई में या 100 देख लेते एक T20 क्रिकेट में। मैं नहीं समझता कि इसमें बिठाना चाहिए था। हमें तो आगे कोई ऐसी भरपूर क्रिकेट है नहीं, हमने सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेली है। एंड देन देयर विल बी अ बिग चैंपियंस ट्रॉफी जिसके आगे भी निशान है। और जैसे भी आप बात कर रहे हैं, दैट्स अ पॉइंट टू बी डिस्कस। और ये बड़ा जरूरी है कि इस पर जो हमारे बोर्ड का मौक़िफ़ है, इसको जो एक्सपर्ट हैं और जो मीडिया रिलेटेड लोग हैं, साबिक क्रिकेटर्स हैं, दे शुड सपोर्ट पीसीबी। मैं तो बड़ा सपोर्ट करता हूँ। अगर अदर वे अराउंड इनका मौक़िफ़ होता तो आई वुड हैव बीन वेरी एंग्री। अच्छा, इसमें यकीनन ये जो जिन प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी चलें, वो चूँकि फास्ट बॉलर हैं, उनको आराम देना चाहिए, उनकी तो हमें कोई ना कोई जस्टिफिकेशन नज़र आती है आराम देने की। लेकिन बाबर आजम जो है वो तो एक टिपिकल बैट्समैन है और उनके ऊपर कोई ऐसा बर्डन भी नहीं होता, कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं होता। तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक प्लेयर खुद रिक्वेस्ट करके आराम ना मांगे उस वक्त तक अब आपने उसको आराम दे दिया है अपने क्रिकेट सीजन के दौरान में, तो इससे ये भी तो हो सकता है कि उसका जो एक फ्लो बन रहा था आहिस्ता आहिस्ता ऑस्ट्रेलिया में जाके वो थोड़े से सेट होना जो है वो नज़र आए थे। अभी उन्हें कप्तानी छोड़ी, उसके बाद उसका जो प्रेशर था रिलीज़ हुआ था और वो टीम के साथ जेल इन होना शुरू हुए थे एज प्लेयर। तो अगर जिम्बाब्वे की सीरीज़ में उनको मौका मिल जाता तो हो सकता था कि वो मजीद उस फ्लो में आ जाते, तो यकीनन बाबर आजम को यहाँ पर खिलाया जा सकता था। देखिए, अब इसमें अगर हम बात कर लें कि जो जहांदाद खान हैं या फिर उसके बाद आमिर जमाल हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई इनके लिए 100% चांस है 16 में आने का। जबकि हारिस रऊफ और हसनैन जो है, मैं इन पे प्रायोरिटी दूंगा एक्सपीरियंस वाइज भी और परफॉर्मेंस वाइज भी। तो ये सवाल है जो किए जा सकते हैं, जिस पर आपने रोशनी डाली है कि वाई नॉट वो जो हमारे दोनों फास्ट बॉलर्स है, कोई इंजरी का भी अब यहाँ सवाल पैदा नहीं होता। क्यों कितने ओवर करने आप मुझे खुद बताएं, T20 में, वनडे में 4 और 10, वो भी शायद करने के नहीं कर रहे हैं, घूमना फिरना ही है। तो अपने आप को ट्यून अप करते हैं, इसको समझते कि एक एक्सरसाइजिंग टूर है। कंपैरेटिवली किसी नेशनल टीम को बी टीम या कमजोर टीम नहीं कहना चाहिए। जिम्बाब्वे इज अ गुड साइड और अच्छा मुकाबले देते हैं। अगर सिकंदर रजा खड़े हो जाएं तो वो अर्श को फर्स्ट पे ले जाते हैं। तो इसमें जरूरी यही था कि ये टीम के साथ शामिल रहते, इनको खिलाया जाता। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें आकिब जावेद को क्रिकेट का बहुत पता है, वो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फास्ट बॉलर रहे हैं। लेकिन राज साहब, मेरा ख्याल है कि ये रिजवान अपना नसीम शाह और शाहीन शाह ने शायद इस बात का इजहार किया था कि हमें कुछ निगल्स हैं बॉडी के अंदर, तो उन्होंने शायद आराम मांगा था। लेकिन बाबर आजम की मुझे जो है ना वो समझ नहीं आई कि उनको किस लिए आराम करवाया गया है।
यकीनन ये एक क्वेश्चन मार्क है जब ये टीम साउथ अफ्रीका जाएगी और यहाँ से वापस आएंगे। फिर इसमें एक बात और भी शामिल कर लीजिए कि जिन लड़कों ने अब परफॉर्म कर दिया है इस सीरीज़ के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ के अंदर, तो क्या नसीम और शाहीन के आने के बाद आप उनको वापस बिठा देंगे? हसनैन को आपने टीम में अगर एडजस्ट करना है तो आप क्या हसनैन और नसीम? जी। नहीं, अब इसमें अहमद सईद साहब देखें, इसमें वो कौन सा ऐसा प्लेयर आउटस्टैंडिंग है जिसने ऑस्ट्रेलिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है और जिसको हम प्रेफर कर सकते हैं? वो जो हमारी ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, जो टीम मैं और आप बना सकते हैं 14 की, उसके अंदर उनका शामिल होना बड़ा ही जरूरी है। ठीक है, अब फास्ट प्लेयर्स हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं हसनैन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया में, कि वो एक पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी के अंदर है कि वो टीम का हिस्सा होंगे। बिसाइड दिस, अब क्या अब आप ये समझेंगे कि अब्बास अफरीदी ऑटोमेटिक सिलेक्शन है? ये वैसे कंसिडर हो भी सकते हैं टू एन एक्सटेंट। एंड सो इज अबाउट क्या साहबजादा फरहान, उमर बिन यूसुफ या इसी किस्म के जो और लड़के हैं, इरफात मिनहास हैं जैसे, मैं नहीं समझता कि इनके लिए कोई ऐसी खुशखबरी होगी फॉर दी कमिटेड चैंपियन ट्रॉफी, इवन टू एन एक्सटेंट द साउथ अफ्रीकन टूर। अब इसमें तो वही है गिने देखें, कोई सिलेक्शन कमेटी जो है वो इस वक्त हारने का कोई चांस नहीं लेगी। सो इज अबाउट द चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, वो भी नहीं चाहेंगे कि टीम हारे। और अगर साउथ अफ्रीका में अच्छा परफॉर्म करके आ जाती है, फिर होम सीरीज इंशाल्लाह ताला चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है, तो देन पाकिस्तान वुड बी अ फेवरेट। जैसे 99 के वर्ल्ड कप में हम फेवरेट थे, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में तो हम फेवरेट नहीं थे, लेकिन वहां पे फेवरेट थे, फिर हम स्टार्ट एज ए फेवरेट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमारा टूर बड़ा अच्छा रहा है, भारत का व्हाइट बॉल का टूर बड़ा अच्छा हो जाता है। और अगर टेस्ट मैचेस में दोनों भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं साउथ अफ्रीका में, तो फिर हमारे लिए बड़ी अच्छी एक होगा। और यहाँ अगर पाकिस्तान में आप हैं, फिर आपकी नजर होती है, जाहिर है कि आपको 15 या 16 तो पहले से जमा कराने पड़ेंगे आईसीसी को, लेकिन फिर बाज़ औक़ात कुछ आपको फायदा हो जाता है एज अ होम टीम के, आप कमीशन कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर फिर फिटनेस के इश्यूज हो जाते हैं किसी भी लड़के को, तो फिर आप फौरन किसी को शामिल हाल कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक की सिचुएशन है इस T20 सीरीज, इसको हमें सीरीज लेना भी चाहिए, सीरीज नहीं भी लेना चाहिए। ये नौजवान लड़कों का एक पूल जो हमें डेवलप करना है, जिसको हम अभी डेवलप करने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि हमारे तो जो 11 हैं उनमें से भी बात की सिलेक्शन के हवाले से देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में मेरे ख्याल में अब आने वाला वक्त बताएगा कि कौन से प्लेयर जो हैं वो आपके 15-16 में फाइनली वो जस्टिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। ये जो कंडीशन है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बगावियों की बिल्कुल वही है जो कि बेनोनी में, ईस्ट लंदन में, या फिर केप टाउन में, या ब्लूमफाउंटेन में, या जोहानिसबर्ग में कंडीशंस हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में गौरतलब बात थी, यहाँ पर मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि ये एक बहुत ठीक है। रजा साहब, अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आज इजलास हुआ और आईसीसी ने इस इजलास में आज सजेशंस ली हैं। 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन रही इस इजलास की और इसमें पाकिस्तान के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हो सका कि मैचेस पाकिस्तान में कराए जाएंगे या हाइब्रिड पर मैचेस जाएंगे। बहरहाल सजेशंस ली गई हैं और इसके साथ साथ आईसीसी को पीसीबी ने एक मतलब फिर से ये बता दिया है कि हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। राजा असद हमारे साथ मौजूद हैं और अहमद सईद भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, आज के इजलास में सजेशंस ली गई हैं, क्या इतनी मुश्किल चीज़ है कि जो आईसीसी को अब तक समझ नहीं आ रही और अभी सजेशंस पे सजेशंस ली जा रही हैं और अगली तारीख दी जा रही है इजलास के हवाले से? आपका ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, आपका पॉइंट है कि ये ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है। पहली बात ये है कि जैसे ये देहात में एक पर्या होती है या एक पंचायत होती है, लोग बैठ जाते हैं फारग किस्म के और छोटे मोटे इश्यूज जो हैं वो लोकल सतह पर सही भी और गलत भी उनको रिजॉल्व करते हैं फॉर नो रीजन। अब ये होना ये चाहिए था कि आईसीसी की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होनी चाहिए थी जिसमें नॉमिनेटेड ना होते, दूसरे मेंबर्स भी होते, स्पेशल मेंबर्स जो होते हैं, और वो डे टू डे अफेयर्स को रिजॉल्व करते। अब इस सारी सिचुएशन को मेरिट पर रिजॉल्व किया जाना चाहिए था और इसको मेरिट पर रिजॉल्व करना चाहिए था आईसीसी को कि इस कंफर्ट ब्लो कर रहे हैं, सारे मेंबर्स को बुला लिया है और नतीजा उसका ये है कि एक दिन के अंदर एक छोटी सी बात थी जो कि रिजॉल्व नहीं हुई। अब मुझे आप ये खुद ही बताइए कि ये जो बातें हो रही हैं कि जनाब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फिर अब ये क्योंकि थोड़ा सा हमारे क्रिकेट बोर्ड ने स्टांस ले लिया, प्राइमरीली आपको याद होगा कि हमारे मुल्क में ये बातें होना शुरू हो गई थी कि जनाब पीसीबी यू टर्न ले लेगा, पैसों पे बिक जाएगा, हाइब्रिड को मान जाएगा, लेकिन अभी तक तो जो हमें इत्तलात हैं और जो आपके चैनल ने भी बताया जीएनएन ने कि मौक़िफ़ जो है वही है जो आज से 1 महीना पहले था पीसीबी का, और पीसीबी के जो चेयरमैन है
उनके साथ दो जो आला ओहदेदार हैं वो इस वक्त दुबई में हैं, जो इतलात हैं, और वो बलस्तीन नफीस जाके उनसे मिल रहे हैं। अब इस सारी सिचुएशन में देखना ये होगा और ये सवाल पैदा होगा बड़ा पर्टिनेंट कि अगर खुदा ना खासा कोई फुल मेंबर जो हैं वो इंडिया का साथ देते हैं तो पीसीबी को उनकी भी बकौल शख्स से क्लास देनी चाहिए कि आप पैसे की खातिर एक गलत मौक़िफ़ की खातिर आप एक बड़े मुल्क के साथ मिल कैसे गए, आप लोग को वोट कैसे दें? एग्जैक्टली ये एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि एक हो कैसे हो जी। और इसमें अब यहाँ पे और बहुत से सवालात हैं। सवालात ये भी हैं कि अगर फर्ज करें ये 3 ऑप्शंस अभी आपने भी शायद नशर किए अपने प्रोग्राम में कि जी एक तो हाइब्रिड है, दूसरा ये कि इसको गैर मुय्यना तौर पर मुलतवी कर दिया जाए, इसको किसी तीसरे मुल्क में कर दिया जाए। भाई ये कैसे होगा? फिर अगर पाकिस्तान जब इंडिया के मुल्क में आने वाले दिनों सालों के अंदर 6-7 सालों के अंदर 5-6 इवेंट होने आईसीसी के, तो पाकिस्तान भी टिट फॉर टैट करेगा, ये 2 वे ट्रैफिक होगी। अब ये न्यूसेंस है। अब जो इंडियन देखें ओहदेदार हैं उनको लेने के लिए हमारे क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार हैं वो तो बाका बौरों तक चले जाते। ये खुशामद करने की जरूरत महकमे को नहीं थी। मेहमानदारी हमारी रवायती एक हमारा तोदा इम्तियाज है, वो होना चाहिए। अब जो इंडियन जो काउंटर पार्ट और जो बिनी है या शुक्ला साहब है या जय शाह भी जो पीछे से सारे गेम खेल रहे हैं, ठीक है राजा साहब, वक्त अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ख़त्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।